बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम 80 आर्टिकल्स तक पढ़े थे और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 81 से। 81 डील करता है लिमिटेशन ऑफ अपील से। 80 में हमने अपील के हवाले से बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और 81 में हम ये देखेंगे कि अपील के हवाले से लिमिटेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले, अगर अपील आप कलेक्टर की तरफ कर रहे हैं तो कलेक्टर के लिए आप अपील 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। अगर कमिश्नर को कर रहे हैं तो वो आप 60 दिन के अंदर अंदर कर रहे हैं। अगर आप अपील कर रहे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, देन आप 90 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। और ये जो डेज़ हैं ये उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन ऑर्डर या डेक्री अनाउंस कर दी गई है। ठीक हो गया अपील के रिगार्डिंग। देन सेक्शन 82 है। सेक्शन 82 डील करता है विद द रिव्यू बाय रेवेन्यू ऑफिसर। रिव्यू का मतलब होता है कि कोई अपने ही फैसले पे नज़रसानी करे। वो कहता है जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है और उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। वो कहता है अपना से जो पहले वाला पर्सन था, लाइक कि एक ऑफिस में एक कलेक्टर है, उस कलेक्टर से पहले जो कलेक्टर उसी ऑफिस में था उसके जो ऑर्डर हैं उनके ऑर्डर को भी वो रिसीव कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसको हायर सैंक्शन से अथॉरिटी लेना पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर कलेक्टर है तो कलेक्टर की हायर अथॉरिटी क्या है? कमिश्नर। वो कमिश्नर की अप्रूवल के बाद अपने प्रेडिसेसर की जो ऑर्डर हैं उनको रिव्यू कर सकता है। रिव्यू के लिए 90 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया जाना चाहिए। अगर इसमें कोई डिले आता है तो डिले की कोई वैलिड रीज़न भी होनी चाहिए। जो नोटिस दिया जाता है वो अब जब उसका रिव्यू करना है किसी भी अपील का, किसी भी ऑर्डर का, तो उस ऑर्डर से जो पार्टीज अफेक्टेड हैं उनको इन्फॉर्म भी करना है। उनको इन्फॉर्म करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है उन पार्टीज़ को जो इससे अफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, ऑर्डर जब दिया जाएगा तो वो पार्टीज़ को फिर पता चल जाएगा कि भाई इसमें मॉडिफिकेशन या रिवर्सिंग होने वाली है। वो कहता है अगर अपील अप्लाई कर दी गई है उस ऑर्डर के हवाले से, जैसे मैंने अपील का आपको सेक्शन 80 एंड 81 में बताया, तो उसके लिए रिव्यू अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर रिव्यू रिफ्यूज़ हो गया है, ठीक है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। अगर रिव्यू रिफ्यूज़ हो गया है तो उसके ख़िलाफ़ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है सेक्शन 83। सेक्शन 83 डील करता है कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन से। अब लिमिटेशन किस तरह से डिफ़ाइन होती है? तो लिमिटेशन को डिफ़ाइन करने के लिए लिमिटेशन एक्ट 1908 काम करता है। अपील और रिव्यू की लिमिटेशन को काउंट करने के लिए कौन सा एक्ट लागू होता है? लिमिटेशन एक्ट 1908। देन सेक्शन 84 डील करता है विद रिव्यू पावर्स। वो कहता है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी टाइम पे एग्जामिन करने के लिए और बुला सकता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को किसी भी टाइम पे किसी भी रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के लिए बुला सकता है। बाकी समझ आ गई? अपने मातहत जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे, सेम ही कमिश्नर और कलेक्टर भी अपने मातहत ऑफिसर को बुला सकते हैं जो उस ऑफिसर ने कोई भी रिकॉर्ड तैयार किया है उसके हवाले से पूछगछ करने के लिए। वो कहता है कि अगर कलेक्टर को लगता है कि एक जो ऑर्डर बनाया गया है वो गलत है, वो इस गलत ऑर्डर को देखता है और अपनी ओपिनियन को आगे कमिश्नर को फॉरवर्ड करता है। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर को ये लगता है कि इस मामले के अंदर, इस रिकॉर्ड के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर इंटरफेरेंस ज़रूरी है, तो वो फिर इस ऑर्डर को मॉडिफाई या रिवर्स कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को के पास इस मामले में सिमिलर पावर होती हैं लाइक हाई कोर्ट इन रिवीजन। जैसे हाई कोर्ट रिवीजन की पावर्स रखता है उसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास भी रिवीजन की पावर्स मौजूद होती हैं। Except when the Board of Revenue fixes a hearing date, parties have no right to be heard in the revision.
लेकिन इसमें एक ये मतलब कि एक एक्सेप्शन ये है कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक हियरिंग डेट अनाउंस कर देता है तो उसके बाद पार्टीज़ के पास हियरिंग करने का कोई हियर पार्टीज़ को हियर करने का कोई राइट नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेक्शन 85। वो डील करता है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर्स के प्रोसीजर को डील करने के लिए हम देखते हैं कि अब रेवेन्यू ऑफिसर का प्रोसीजर क्या होगा। इसके लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कि रेवेन्यू ऑफिसर किस तरह से केसेस को हैंडल करेंगे। रूल्स में क्या क्या मेंशन होगा कि इजेक्टमेंट कैसे इन्फोर्स करनी है, पोजेशन को कैसे डिलीवर करना है, और इस मामले के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास सिविल कोर्ट जैसी ही पावर्स मौजूद होंगी। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो रूल्स हैं वो भी इसमें अडॉप्ट किए जाएंगे। लैंड और जो एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो जो उसके अंदर उसके लाहे अमल में जो भी केसेस होते हैं उसको किसी दूसरे केस ऑफिसर को दे सकता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। देन सेक्शन 86 को देखते हैं। सेक्शन 86 डील करता है रिप्रेजेंटेशन बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर। अब कोई भी दो पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, उन पार्टीज़ में से दोनों ने ही अपीयर होना होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उसके रेवेन्यू ऑफिसर के पास, या कम से कम उस पार्टी ने लास्ट में अपीयर होना होता है जिसको रेवेन्यू ऑफिसर बुलाए। पार्टीज़ कैसे अपीयर होती हैं? खुद वो बंदा अपीयर हो जाता है या अपने किसी रिकॉग्नाइज एजेंट या लॉयर को भेज देता है। बट द ऑफिसर कैन स्टिल रिक्वायर पर्सनल अटेंडेंस। अगर वो अपना लॉयर को या एजेंट को भेजता है लेकिन ऑफिसर को ज़रूरत है कि वो खुद अपीयर हो तो फिर ऑफिसर उसको भी खुद को भी बुला सकता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये स्पेसिफाई करती है कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन होगा। अच्छा, इसके अलावा दो पार्टीज़ में केस है, एक पार्टी जीत गई दूसरी हार गई। उस टाइम पे जो पार्टी जीती है उसको उसका जो कॉस्ट होगा वो वापस किया जाएगा, लेकिन उस कॉस्ट में लीगल पिटिशनर की फ़ी शामिल नहीं होगी। जो वकील की फ़ी होगी वो इसमें शामिल नहीं होगी। देन है सेक्शन 87 कॉस्ट्स के हवाले से। जब भी कोई प्रोसीडिंग हुई है, कोई केस चला है रेवेन्यू कोर्ट के अंदर, तो उस टाइम पे रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड करेगा कि हु विल बियर द कॉस्ट, कि किस बंदे ने इस कॉस्ट को पे करना है। अगर कॉस्ट फॉलो द इवेंट नहीं करती, मतलब फॉलो द इवेंट में क्या है कि लूज़र ने पे करनी होती है, लूज़र पे नहीं करता, तो फिर ऑफिसर उसकी रीज़न डिसाइड करेगा, रीज़न बताएगा, लिखेगा कि इस वजह से इस दफ़ा लूज़र कॉस्ट को बियर नहीं करेगा। कोई रीज़न हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेक्शन 88। सेक्शन 88 डील करता है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। वो कहता है गवर्नमेंट जो है ना, रेवेन्यू कोर्ट के लिए भी रूल बना सकती है। पीछे हमने बात की है कि रेवेन्यू ऑफिसर ने कैसे एक्ट करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रूल्स बनाती है। इस तरह रेवेन्यू कोर्ट्स ने किस तरह से कंडक्ट करने हैं केसेस, इसके हवाले से भी कोर्ट जो है रेवेन्यू गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाती है। इसके अंदर सिविल प्रोसीजर कोड वो भी अप्लाई होता है, लेकिन वो मामला जो इससे के रूल इस एक्ट से इनकॉन्सिस्टेंट हैं उनमें नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो यहाँ पे होता है वो हाई कोर्ट के तौर पे काम करता है रिगार्डिंग रेवेन्यू इश्यूज, रेवेन्यू के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं। इसके बाद समनिंग पावर्स, समन का मैं अब पहले बता चुका हूँ सेक्शन उसका रेवेन्यू एक्ट में 1967 वाले में। वो कहता है रिव्यू ऑफिसर या कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी शख्स को जिसको बुलाना ज़रूरी हो उसको समन भेज सकता है। समन के बाद पर्सन के लिए ज़रूरी है कि या तो वो खुद आए या अपने एजेंट को भेज दे, और इसके अलावा उससे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है वो उसको सच सच बताए, और जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं उनको लास्ट में प्रोड्यूस करके दे। देन है सेक्शन 90। सेक्शन 90 डील करता है सर्विस ऑफ समन्स के हवाले से। समन किस तरह से भेजा जाता है? समन या तो पर्सनली भेज दिया जाता है उस पर्सन को, या उस अडल्ट मेल को, उसकी फैमिली के मेंबर को जो उसके साथ रहता हो, लेकिन अडल्ट मेल को फैमिली मेम्बर की को तब भेजा जाता है जब वो खुद मौजूद ना हो। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो जहाँ पे वो रहता है, जो उसकी रेजिडेंस है, वहाँ पे एक कॉपी एफिक्स कर दी जाती है। अगर ये मामला कई लोगों के रिलेटेड है और कई लोगों को समन भेजता है तो उनके लिए फिर प्रोक्लेमेशन की जाती है, ऐलान कर दिया जाता है।
और इसके अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी उनके पास ये समन भेज दिया जाता है। एक दफ़ा प्रूव हो गया कि वो करेक्टली पोस्ट हो गया है, देन इसका मतलब है कि समन भेज दिया गया है। देन नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 91। सेक्शन 91 कहता है कि नोटिस और ऑर्डर कैसे भेजना है। नोटिस और ऑर्डर सेम उसी तरह भेजना है जैसा कि हमने सेक्शन 90 में समन भेजने का तरीक़ेकार पढ़ा है। देन है पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन को कैसे पब्लिश करना है। वो कहता है जब प्रोक्लेमेशन लैंड के रिलेटेड हो ना, उसको भेजने के लिए, प्रोक्लेमेशन यानी ऐलान करने के लिए, या तो ड्रम बजाया जाता है जो पहले ज़मानों में होता था, या कोई और कस्टमरी रवाज है लोगों को इन्फॉर्म करने वाला, उसके थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा पोस्टिंग भी की जाती है कॉपी की नियर द लैंड। जिस लैंड पे जो मसला है उसके पास, उस लैंड को के पास जो इलाका है उधर उसको बाई पोस्ट भी भेज दिया जाता है। ज्वाइंडर ऑफ टेनेंट्स। समटाइम ये हो जाता है कि एक लैंड है, उसके टेनेंट एक से ज़्यादा हैं। वो कहता है मल्टीपल टेनेंट्स जब एक स्टेट के होंगे तो वो एक ही प्रोसीडिंग में वो मतलब पार्टीज हो सकते हैं। वो कहता है उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि उनमें से हर एक के पास अपॉर्चुनिटी है टू बी हर्ड। हर एक ने अपनी बात, अपना जो मुद्दा है, अपना जो इशू है वो सामने रखना है रेवेन्यू ऑफिसर के। अब जो डेक्री बाद में दिया जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, उस डेक्री में लाजमी स्पेसिफाई हो कि हर टेनेंट जो इस ज्वाइंडर ओनरशिप में शामिल था, हर टेनेंट किस किस तरह से अफेक्ट हुआ है। देन है सम एक्सेप्शंस हैं। वो ये कहता है कि सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी की मैंने बात की। वो कहते हैं कि इसकी कुछ प्रोविजंस और पंजाब प्रोविंशियल एक्ट की कुछ प्रोविजंस इसके अंदर अप्लाई नहीं होती। वो कहता है कि टेनेंसी एक्ट के अंदर जो सूट फाइल किए जाते हैं उनमें कुछ प्रोविजंस जो सिविल प्रोसीजर की हैं और पंजाब प्रोविंशियल एक्ट की हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं होती। वो होंगी मोस्टली जो इस एक्ट के इनकन्सिस्टेंट होंगी। देन हम देखते हैं मनी पेएबल टू थर्ड पर्सन। वो कहता है अगर टेनेंट रेंट एडमिट कर लेता है बट बाद में क्लेम करता है, रेंट उसको पता है कि रेंट देना है इस ज़मीन का, मैं टेनेंट हूँ, लेकिन वो ये क्लेम करता है कि इसका जो हकदार है वो कोई तीसरा पर्सन है, जिसकी बात की जा रही है वो नहीं है। इस रेंट का हकदार, उसने ये जो टेनेंसी ली है वो किसी तीसरे पर्सन से ली है, उसको उसने पैसे देने हैं। इस केस में वो लैंडलॉर्ड को नहीं देता, वो मनी को कोर्ट के अंदर डिपॉजिट करा देता है। कोर्ट फिर उस तीसरे पर्सन को एक नोटिस भेजती है। अगर तीसरा पर्सन 3 मंथ के अंदर कोई सूट फाइल नहीं करता रिगार्डिंग मनी के वसूल करने के हवाले से, तो मनी उसको दे दी जाती है जो शिकायत करता है कि वो जो मतलब दावा करता है कि मनी मेरी है, मतलब फ़ैसला करके दी जाती है। जो मतलब कि जिसको अब मनी दी जाती है, जो बल्कि ये डिफेंडेंट की बात हो रही है, जिस शख्स ने पहले डिपॉजिट करवाई थी मनी, जो टेनेंट है, स्पेशली टेनेंट को यहाँ पे डिफेंडेंट बोला जाता है, उसको एक चिट दे दी जाती है, एक रसीद दी जाती है, और रसीद जो है वो एक्चुअली उसको इन जिम्मेदारियों से फ़ारग कर देती है कि अब कहाँ किसको देनी है, उसके ऊपर कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अच्छा जी, इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ रेंट डेक्री। वो कहते हैं कोर्ट जो है एरियर्स ऑफ रेंट के हवाले से डेक्री पास कर सकती है। कोर्ट में एग्जीक्यूट डेक्री फॉर एरियर्स ऑफ रेंट अगेंस्ट किन चीज़ों के अगेंस्ट? टेनेंट्स मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और स्टैंडिंग क्रॉप्स के अगेंस्ट के, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट के हवाले से है कि जो एक बंदा है उसने अभी किराया नहीं दिया और थोड़ा सा लेट हो गया, जो भी मसला है, वो कहता है टेनेंट को आप कैद नहीं कर सकते कि उसने ड्यूरिंग द टेनेंसी आपको किराया नहीं दिया, ठीक है। इसके अलावा बाकी मैं जिस केस में उसके पास जुर्माना टीसी होता है किया भी जा सकता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ जिन सिचुएशन में किया जा सकता है। अच्छा, देन है रेफरेंस टू सिविल कोड।
वो कहता है अगर रेवेन्यू कोर्ट को ये लगता है कि रेवेन्यू कोर्ट को लगता है कि कुछ इशू ऐसे हैं जो सिविल कोर्ट के लिए बेहतर हैं, तो फिर वो उसके पास चले जाएंगे। रेवेन्यू कोर्ट को ये लगता है कि वो जिन केसेस को सुन रही हैं उनको सिविल कोर्ट ने सुनना चाहिए, तो वो इनको सिविल कोर्ट के भेज देगा और एक पार्टी को ये कहेगा कि वो सूट फाइल करे विद इन अ फिक्स टाइम। अगर वो सूट फाइल नहीं होता तो रेवेन्यू ऑफिसर उसका फैसला वैसे कर देगा जैसे उसको बेहतर लगता है। अगर सूट फाइल होता है और रेवेन्यू ऑफिसर सूट फाइल करने के लिए फाइनल डिसीजन देने के लिए सिविल कोर्ट्स के फाइनल डिसीजन को फॉलो करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अगर सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो इशू है, जो ये केस है, इसके बारे में दोनों को डाउट है कि किसके पास जाना चाहिए, तो वो केस को हाई कोर्ट को भेज देगा। हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि ये किसकी जुरिस्डिक्शन में है दोनों में से। तो ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा रिगार्डिंग कि ये किसकी जुरिस्डिक्शन में है, ये फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, और उसी कोर्ट ने ये फिर करना होगा। देन आ जाता है वैलिडेशन बाई हाई कोर्ट। वो कहता है कि अगर कोई केस है वो सिविल या रेवेन्यू कोर्ट के पास आता है और वो ट्राई तो किया जाता है लेकिन वो गलत ट्राई किया जाता है इन दोनों कोर्ट्स के द्वारा। वो कहता है हाई कोर्ट जो है जो हाई कोर्ट है वो इस केस को वैलिडेट कर सकती है, इसकी प्रोसीडिंग को, अगर ये अच्छे नीयत से किया जाए और इसमें किसी पार्टी को कोई नुकसान ना हो। वो कहता है इसके अलावा वो प्रॉपर कोर्ट में इसकी डेक्री के हवाले से रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा इट कैन ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेक्री इन द प्रॉपर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ डेक्री भी की जा सकती है रिगार्डिंग दैट, और जो ये आगे इस कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और ये तमाम वो वाले केस जो हैं जो नवंबर 1 1884 के हवाले से थे वही उसमें जाएंगे इस कोर्ट इस तरह से। इसके अलावा प्लेस ऑफ सिटिंग के हवाले से बात होती है, मतलब कि कहाँ पे कोई ऑफिसर कोई काम कर सकता है, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है। असिस्टेंट कलेक्टर के हवाले से अगर बात करें तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ चाहे वहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। बाकी रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें तो उनकी जो जुरिस्डिक्शन होगी, जो लोकल जुरिस्डिक्शन होगी, उस जुरिस्डिक्शन के अंदर वो अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। देन हॉलीडेज़ के हवाले से सेक्शन 102 डील करता है। वो कहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ जो हॉलीडेज़ हैं उनकी लिस्ट पब्लिश करता है ऑफिशियल गजट के अंदर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ ऑफिशियल गजट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है उसमें पब्लिश कर रहा होता है। वो कहता है अगर कोई ऐसा केस है जो छुट्टी वाले दिन होता है, जिसकी प्रोसीडिंग छुट्टी वाले दिन होती है, तो उसकी प्रोसीडिंग भी वैलिड होगी, इनवैलिड नहीं होगी। इस बेस पे कि ये छुट्टी वाले दिन होगा इसको इनवैलिड कह दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके बाद डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ कलेक्टर। वो कहता है अगर कलेक्टर जो है उसकी डेथ हो जाती है या वो अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो जो ऑफिसर, वो कहता है इसके बाद ना एक ऑफिसर होगा जो टेम्परेरीली इसका चार्ज लेगा, जिसको गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी। गवर्नमेंट के हुक्म से कोई एक ऑफिसर इसकी ड्यूटी को टेम्परेरी लेगा और जब तक वो उस को टेम्परेरीली हैंडल करेगा तब तक उसको कलेक्टर ही कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, रिटेंशन ऑफ पावर ऑन ट्रांसफ़र, ये मैंने आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में पढ़ाया था। वो कहता है अगर रेवेन्यू ऑफिसर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी एरिया में, वो कहता है कि उसके पास सेम पावर्स होंगी जो उसके पास पिछले एरिया में थे। न्यू एरिया में भी सेम पावर्स होंगी जो उसके पास ओल्ड एरिया में थी, अनलेस एंड अनटिल प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई और हुक्मनामा जारी नहीं करती। इसके बाद कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स। वो कहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी भी पर्सन को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर या कलेक्टर की पावर दे सकती है। इसके अलावा वो असिस्टेंट कलेक्टर की पावर्स भी दे सकती है। इसके अलावा जब वो चाहे इन पावर्स को विथड्रा भी कर सकती है। वो शख्स जिसको ये पावर्स दी जा रही हैं वो लिमिट्स के अंदर रहते हुए और वो जो केस स्पेसिफाइड है उसके अंदर रहते हुए इन पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है और उसको रेलिवेंट अथॉरिटी ही तस्वर किया जाएगा। जो पावर्स उसको दी गई, कलेक्टिंग पावर्स अपनी दी हैं तो उसको कलेक्टर तस्वर किया जाएगा, कमिश्नर दी हैं तो उसको कमिश्नर तस्वर किया जाएगा। वो कहता है बिफोर गिविंग सच पावर्स टू अ जज ऑफ सिविल कोर्ट द गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट द हाई कोर्ट। अगर ये पावर्स, इस तरह की पावर्स सिविल कोर्ट के जज को दी जाती हैं तो सिविल कोर्ट का जज जो है, तो इस सिविल कोर्ट के जज को ये पावर्स देने के लिए गवर्नमेंट
हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी ये पावर्स देने के लिए। वो कहती है कि नेक्स्ट इसका सब सेक्शन कहता है कि जो सेक्शन 78 है, 79 है, 80 है या 82 है, वो कहता है अगर ये पावर असिस्टेंट कलेक्टर को दी जाती है तो ये वो पावर एक्सरसाइज करेगा, लेकिन कलेक्टर के अंडर, कलेक्टर के कंट्रोल में, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट कुछ और ऑर्डर नहीं करती तो। देन आ जाता है सेक्शन 106, रूल मेकिंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रूल मेकिंग पावर्स भी होती हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रूल बना सकता है रिगार्डिंग नंबर, अमाउंट, टाइमिंग ऑफ रेंट इंस्टॉलमेंट। और रेवेन्यू ऑफिसर लैंड रेवेन्यू को भी डिटरमाइन कर सकता है कितना होगा। और इसके अलावा जो ये वक्त है इसके नो अरेस्ट प्रोसेस, periods when no arrest process should be issued against the tenants are self cultivant। अच्छा, ये अरेस्ट के हवाले से जो रूल बनाते हैं कि टेनेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब वो एक ज़मीन काश्त कर रहा है, ये रूल भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। ये तरीक़ेकार बताएं, ये वो मतलब कि मेथड्स या मतलब कि वो चीज़ें बताई हुई जिनके हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल बनाता है। लोगों के जो रिकॉर्ड हैं उनको कैसे इंस्पेक्ट करना है, उनकी कॉपीज़ कैसे लेनी है, फ़ीस वगैरह के हवाले से रिकॉर्ड कैसे रखने हैं, फॉर्म कैसे बनाने हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, और इसके अलावा जनरल गाइडेंस क्या क्या होंगी रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। वो कहते हैं जब तक ये न्यू रूल नहीं बनाए जाते, जब तक न्यू रूल नहीं बनाए जाते तो जो रेंट का प्रोसीजर है, रेंट का प्रोसीजर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस के मुताबिक ही जारी रहता है, जो पहले से प्रैक्टिस चल रही है। वो कहता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक तमाम जो भी रूल्स हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं, होने चाहिए। देन है प्रायर पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। वो कहता है इस एक्ट के अंदर कोई भी रूल बनाने से पहले इनको पब्लिश करना चाहिए फॉर पब्लिक नोटिस एंड इनपुट, ताकि अवाम इनको देख सके, पब्लिक के लिए इनको पब्लिश करना चाहिए। इसके बाद है पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो कहता है all powers given to board of revenue under this act can be expired from time to time whenever necessary। वो कहता है तमाम पावर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है उनको जब चाहे वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। देन चैप्टर 8 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 8 डील करता है सेक्शन 109 से और ऑनवर्ड जो भी चैप्टर है 116 तक। सेक्शन 109 है वो इनवैलिड एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हवाले से बात करता है। वो कहता है कोई भी एंट्री जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर की गई है वो इनवैलिड होगी अगर वो ये कहती है कि लैंडलॉर्ड को टेनेंट को स्टॉप करना चाहिए या एविक्ट करना चाहिए फॉर मेकिंग लॉफुल इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड। कि लैंडलॉर्ड, अगर कोई ये एंट्री ये कह रही है कि लैंडलॉर्ड को चाहिए कि वो टेनेंट को इम्प्रूवमेंट करने से रोके, तो ये जो एंट्री है ये अनलॉफुल होगी, वैलिड नहीं होगी। इसके अलावा टेनेंट जब रिजेक्ट हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो क्लेम नहीं कर सकता, ये भी इनवैलिड है। इसके बाद लैंडलॉर्ड टेनेंट को किसी भी तरह जो एक्ट में असूल बताए गए हैं उनके तहत एविक्ट कर सकता है, ये प्रोविज़न भी, ये एंट्री भी इनवैलिड होगी। वो कहता यह है कि कोई भी क्लास जो रिकॉर्ड्स में है जो टेनेंट्स के राइट्स के अगेंस्ट जा रही है वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड है। ये बात सेक्शन 109 में ओवरऑल की गई है, ये इसका खुलासा है। इनवैलिड एग्रीमेंट्स अगेंस्ट द एक्ट। वो कहता है कोई भी एग्रीमेंट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान होता है और वो इस एक्ट के बाद बनाया जाता है, वो वाला जो एग्रीमेंट है उसको चाहिए कि वो एक्ट के रूल के साथ ओवरराइड ना करें। एक्ट के जो ऑक्यूपेंसी राइट्स या रेंट के हवाले से जो रूल्स हैं उनसे ओवरराइड नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा वो टेनेंट्स के राइट को लिमिट नहीं कर सकता रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट एंड कंपनसेशन। इसके अलावा वो एविक्शन को अलाउ नहीं करता एक्सेप्ट के ला ये बात करे। कोई भी एग्रीमेंट जो इस एक्ट से ओवरराइड करे, टेनेंट को इम्प्रूवमेंट करने से रोके और टेनेंट को
एविक्ट करे विदाउट जो लॉ की प्रोविजन उनके अलावा, तो वो एग्रीमेंट इनवैलिड होगा। ठीक है, वो एग्रीमेंट ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद है सेक्शन 111 वैलिड ओल्ड रिटर्न आर्गूमेंट्स, रिटर्न एग्रीमेंट्स। अच्छा, वो कहता है कि ऐसा रिकॉर्डेड एग्रीमेंट जो पंजाब टेनेंसी एक्ट से पहले बनाया गया था, वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो भी वैलिड होगा, अनलेस एंड अनटिल वो इस एक्ट के बाद के थ्रू बाद में चेंज ना हो जाए। जब तक चेंज नहीं होता तब तक वो क्या होगा, वो वैलिड ही रहेगा। सेक्शन 112 कहता है वैलिड ओल्ड एंट्रीज बिफोर 1871। वो कहता है कि वो वाली एंट्रीज जो 18 नवंबर 1971 से पहले पहले बनाई गई थी, वो एंट्रीज जो लैंड सेटलमेंट रिकॉर्ड के अंदर 18 नवंबर 1871 से पहले की गई थी और प्रॉपरली अटेस्टेड की गई थी रिगार्डिंग रेंट चेंजेज, कन्वर्जन ऑफ रेंट टाइप या लेटिंग और सब लेटिंग के हवाले से, वो सारे के सारे वैलिड आर्गूमेंट होंगे। रेंट की तब्दीली के हवाले से, रेंट को चेंज करने के हवाले से, चेंज मतलब कैश से क्रॉप या क्रॉप से कैश के हवाले से, एक बंदे को किराए पे दी फिर उसने आगे दे दी, इसके हवाले से जो भी एग्रीमेंट हुए होंगे वो वैलिड होंगे 1871 से पहले पहले वाले। अच्छा जी, इसके बाद है सेक्शन 130। सेक्शन 130 डील करता है नो एक्स्ट्रा ड्यूज फॉर फ्री सर्विसेज। वो कहता है कि कोई भी टेनेंट है उससे कोई एक्स्ट्रा फी, सेस, विलेज कंट्रीब्यूशन नहीं ली जा सकती, रेंट के अलावा कोई भी चीज़ नहीं ली जा सकती। अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को कोई बीज देता है तो हाँ, बीज की अमाउंट जितना बीज ही वो ले सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ है एंड ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज। ऑक्यूपेंसी राइट के बारे में हमने इतना पढ़ा, सब कुछ मैंने आपको बताया। वो कहता है 1952 की अमेंडमेंट के बाद कोई भी शख्स ऑक्यूपेंसी राइट हासिल नहीं कर सकता। तमाम जो एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं, एक्सेप्ट वो वाले जिनमें गवर्नमेंट की लैंड से गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है टीसी, वो उनके अलावा बाकी तमाम जो ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बट टेनेंट्स ओनर बन जाता है। ठीक हो गया। लेकिन ओनर वो किस तरह से बनता है, ये सारी कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं। 1952 के बाद टेनेंसी राइट ख़त्म जो पहले थे। अच्छा जी, उसके बाद किसी को नहीं मिलेंगे। अच्छा, टाइप ऑफ रेंट, टेनेंट बिकम्स कब ओनर बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा कंपनसेशन उसको की जाती है। ये तीन चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा टेबल ही समझें, ये इसको यूँ कर लें। वो कहता है कि अगर एक रेंट जो टेनेंट है ऐसा है वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू देता था, तो वो पूरी ज़मीन का, उस सारी ज़मीन का बाद में ओनर बन जाता है 1952 के बाद, और उसके पास उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं होगी। और उसके अलावा जो प्रोड्यूस से शेयर देता था, मतलब फसल से शेयर देता था, वो उतने शेयर का ओनर बन जाता है जितना वो कंपनसेशन में वो दिया करता था, और इसके ऊपर भी कंपनसेशन कोई नहीं होगी। देन है, इसको भी टेबल की फॉर्म में कर लें। वो कहता है एक बंदा है वो रेंट देता था कैश में, वो पूरी ज़मीन का वो ओनर बन जाएगा, और लैंडलॉर्ड को वो कैश में पेमेंट करेगा इसकी। इसके अलावा जो कैश में भी देता था और प्रोड्यूस की फॉर्म में भी देता था, वो सारी ज़मीन का ओनर बन जाएगा, और सारी कब बन सकता है, आधी कब बन सकता है, और पे एज गवर्नमेंट रूल के मुताबिक वो पे करता है। इसके बाद गवर्नमेंट जो है टेनेंट्स को लोन प्रोवाइड कर सकती है रिगार्डिंग इट्स कंपनसेशन ईटीसी। और इसके अलावा लैंड जो इसके बाद इस सारी कंपनसेशन मिलने के बाद वो लैंड जो होती है वो किसी भी तरह के डेप्ट से फ्री हो जाती है। और जो ये कंपनसेशन के हवाले से रूल बनाने हैं, ये किसने बनाने हैं, गवर्नमेंट ने बनाने होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुकर्रीदार का। मैंने बताया था
मुकर्रिरदार जो अटक KTC के रीजन्स में होता है, वो जो है 1974 के बाद मुकर्रिरदार के जो राइट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तमाम मुकर्रिरदारी के राइट्स जो हैं 1974 के बाद ख़त्म होते हैं। ठीक है, और मुकर्रिरदार जो है वो भी ऐसे ही जैसे सेक्शन 144 में 114 में हमने देखा ओनर बन जाता है, जैसे टेनेंट ओनर बनता था वैसे ही ये भी ओनर बन जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है सेक्शन 114B। वो कहता है अगर कोई ऑक्युपेंसी टेनेंसी ऐसी थी जो मुकर्रिरदार के अंडर थी और वो भी इसके बाद क्या होगा, ओनर बन जाएगा मुकर्रिरदारी राइट्स का इन दैट लैंड आफ्टर 1952। ठीक हो गया। वैसे मुकर्रिरदार कब बन रहा है, 1974 में के ऑर्डिनेंस के तहत। अच्छा जी, सेक्शन 115 ये लिमिट ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन की बात करता है कि अगर एक शख्स है जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है तो वो इसमें से 50 एकड़ काश्त कर सकता है खुद, बाकी को वो लीज़ या ठेके पे दे देगा। 3 मंथ के अंदर अंदर वो ये काम करेगा। अगर उसको कोई ठेकेदार नहीं मिलता तो गवर्नमेंट उसको इस मामले में हेल्प करेगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि 50 एकड़ से ज़्यादा वो रख सकता है लैंड, लेकिन वो जो उसने कैटल के लिए रखनी है या स्टड फॉर्म्स बनाने हैं। ठीक हो गया। और एक पर्सन जो उससे ज़मीन ठेके पे ले रहा है वो 25 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकता। और इसके अलावा अनइरिगेटेड लैंड जो होगी वो फिर वो ज़्यादा रख सकता है, लेकिन हाफ एकड़ जो होगा अनइरिगेटेड का, हाफ एकड़ 1 एकड़ इरिगेटेड के बराबर होगा। मतलब कि ये 100 होंगे, 50 होंगे। ठीक है, 50 इरिगेटेड के, अनइरिगेटेड के 100। अच्छा जी, लैंड अंडर गार्डन्स एग्जिस्टिंग बिफोर 1952। अच्छा, कुछ ऐसी लैंड है जो 1952 से पहले एग्जिस्ट करती है और उसमें गार्डन्स उगाए गए हैं, उसको कल्टिवेटेबल ज़मीन तस्वर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू ऊपर वाले जो रूल हैं उनके हवाले से एग्जाम्पशन भी प्रोवाइड कर सकती है। देन सेक्शन 116 एंड लास्ट वाला सेक्शन है ये ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट के हवाले से बात करता है। ये कहता है कि लैंडलॉर्ड जो होता है वो कहता है पनिशमेंट कब होती है, जुर्म कब होता है इस केस में, इस एक्ट के मुताबिक, जब लैंडलॉर्ड एक्स्ट्रा ड्यूज या सर्विसेज चार्ज करता है, लैंडलॉर्ड ने जो सीड दिए हैं उनसे ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करता है, लैंडलॉर्ड फोर्सफुली टेनेंट को निकालता है अपनी ज़मीन से, या लैंडलॉर्ड 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रखता है, या टेनेंट लीगल ऑर्डर टू एवोकेट लैंड को डिसोबे करता है। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि ज़मीन को खाली कर दें लेकिन वो खाली नहीं करता, देन टेनेंट भी कसूरवार है। इस केस में क्या होगा कि 1 साल की जेल होगी और जुर्माना होगा, या ये दोनों ही काम हो सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर यहाँ के अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी एक्ट्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे हमारा टेनेंसी एक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको बाकियों से भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।